नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल में। और आज हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कि कार्बन डेटिंग और अन्य प्रकार के रेडियो कार्बन डेटिंग, जैसे कि यूरेनियम डेटिंग की बात करें तो इस तरह की डेटिंग का क्या तात्पर्य है, या फिर इनकी जो भूमिका की बात करें तो ये क्यों आवश्यक हैं, और कौन सी डेटिंग अच्छी होती है, यूरेनियम डेटिंग अच्छी होती है या फिर कार्बन डेटिंग। तो सबसे पहले मैं विशेष तौर पर आपको बताना चाहूँगा कि कार्बन डेटिंग और यूरेनियम डेटिंग, ये दोनों तरह की जो आपकी डेटिंग है, ये दोनों प्राचीन काल या फिर आज से समय से बहुत पुराने जितने भी चीज़ें हैं, चाहे वो जीव जंतु हों, चाहे वो पत्थर या चट्टानें हों या फिर पेड़ पौधे हों, तो उनका एग्जैक्ट या फिर एक विशेष तौर पे उनका समय ज्ञात करने के लिए, कितने वर्ष पुराने हैं उसको ज्ञात करने के लिए अलग अलग डेटिंग का प्रयोग समय समय पर वैज्ञानिकों के द्वारा किया जाता रहा है। अब इसमें चर्चा करें तो सबसे पहले और सबसे प्राचीन परंपरा वाली जो रेटिंग है वो आपकी कार्बन डेटिंग मानी जाती है। तो कार्बन डेटिंग के माध्यम से इसको रेडियो कार्बन बोलते हैं, क्योंकि इसमें कार्बन जो कि आपका परमाणु भार की बात करें तो सामान्य कार्बन के परमाणु भार जो होता है आपका 12 होता है, लेकिन जिस कार्बन को डेटिंग के लिए उपयोग करते हैं उसको रेडियो कार्बन कहते हैं, क्योंकि उसमें रेडियो एक्टिव गुण पाए जाते हैं, उसका लॉस होता रहता है, मतलब कि वो कार्बन इमिट होता रहता है। जैसे मान लीजिए कि किसी चट्टान में वो कार्बन उपस्थित है, तो जब तक जीवित रहेगा तो वो कार्बन उस पर आते रहेंगे, उस पर बढ़ते रहेंगे, लेकिन जैसे ही वो आपका मृत हो जाएगा तो उसमें धीरे धीरे कार्बन जो है आपका रेडिएट होता रहेगा, उसमें कार्बन का लॉस होता रहेगा। अगर आप साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं तो आप केमिस्ट्री में एक चीज़ जानते होंगे कि 50% टाइम 50% लाइफ, ठीक है, तो 50% जो लाइफ होता है वो किसी भी पदार्थ को निकालने का उसका रेटिंग होती है, क्षय की रेटिंग होती है, कैसे वो डिग्रेड कर रहा है। तो हम 50% रेटिंग कार्बन की जानते हैं, ठीक है। अगर कमेंट सेक्शन में आप एग्जैक्ट अगर गूगल से भी सर्च करके बता दो तो आप भी इंटरेक्ट कर सकोगे इस वीडियो के साथ में। तो ये मैं आपके लिए प्रश्न छोड़ता हूँ कि कार्बन 14 का जो आपका 50% अर्ध आयु जिसको बोलते हैं वो क्या है, हाफ लाइफ क्या है। इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं। तो रेडियो कार्बन डेटिंग तकनीक का आविष्कार जो है 1949 में शिकागो विश्वविद्यालय के विलियर्ड लिबी और उनके कुछ साथियों ने मिलकर किया था। और इस काम के लिए, कार्बन डेटिंग का आविष्कार करने के लिए, इनको रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था 1960 में। उन्होंने कार्बन डेटिंग के माध्यम से पहली बार लकड़ी की आयु पता की थी। अगर 2004 की बात करें तो यूमेया यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों को स्वीडन में एक आपका पहाड़ी है, फुलू पहाड़ी, वहाँ पे 10,000 वर्ष पुराने देवदार के पेड़ मिले थे, मतलब इसी कार्बन रेटिंग की मदद से उन्होंने निकाला था, जिसको विश्व का सबसे पुराना पेड़ बोला जाता है। फिलहाल आपके लिए मतलब इस बात का है कि कैसे इसका उपयोग, कैसे वैज्ञानिकों के द्वारा इसकी मान्यता है, और कई प्राचीन जो भी सभ्यताएं खोजी जाती है, जैसे मैं बात करूँ हड़प्पा सभ्यता, तो वहाँ पे जो अवशेष मिलते होंगे तो आप सुनते होंगे कि ये अवशेष इस पर्टिकुलर काल का है, ये प्रागैतिहासिक काल का है, या फिर ये आपका मध्य भारत का है, मतलब 11वीं 12वीं शताब्दी का। तो कैसे पता चलता है? तो ये आपका कार्बन डेटिंग के माध्यम से ही पता चलता है। मतलब उसमें का जो रेडियो एक्टिव कार्बन है वो कितना क्षय हो चुका है, कितना डिग्रेड हो गया है, उसके आधार पर हम ये पता कर सकते हैं, उसकी मात्रा के आधार पर। तो इसके अलावा कार्बन 14 जो है डेटिंग का उपयोग अनेक काल निर्धारण के लिए किया जाता है। और जैसे कि कई ऐसे क्षेत्र, जैसे कि चट्टाने हैं, पेड़ पौधे हैं, ठीक है, और किसी विशेष क्षेत्र के अगर कुछ अवशेष मिलते हैं उनकी जानकारी करने में हम इसका उपयोग करते हैं। ऑक्सफोर्ड रेडियो कार्बन एक्सेलरेटर के उप निदेशक टॉम हाइहम के अनुसार 1950 के दशक में परमाणु परीक्षण से निकले रेडियो सक्रिय पदार्थों की मौजूदगी के आधार पर ना कई ऐसी चीज़ें हैं जिसका आपका कार्बन की रेटिंग भी पता लगाई जा सकती है, ठीक है। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं और हम अभी इसके अलावा यूरेनियम डेटिंग की भी चर्चा करेंगे। कार्बन काल विधि के माध्यम से, कार्बन डेटिंग विधि के माध्यम से तिथि निर्धारण जो किया जाता है वो आपका इतिहास और वैज्ञानिक तथ्यों की जानकारी प्राप्त होती है। यह विधि जो है आपका कई बार विवादों में रहता है, इसके पीछे का मैं रीजन बताऊंगा। क्योंकि देखो मैंने क्या बोला कि कार्बन जो आपका रेडियो एक्टिव कार्बन है या फिर जो रेडियो कार्बन है, जिसको कार्बन 14 के नाम से हम जानते हैं, C14 के नाम से जानते हैं, तो उस कार्बन 14 में अब तो नए नए भी चीज़ें आ गई हैं, कार्बन के कुछ अन्य जैसे कि C16, C18 ऐसी विधियाँ भी आ चुकी हैं। फिलहाल हम कंसंट्रेट करेंगे कार्बन 14 पर। तो कार्बन 14 पर विवाद वैज्ञानिकों में ये रहता है क्योंकि ये जितनी तेज़ी से क्षय होता है उसके साथ साथ उसके परतों पर इसका निर्माण भी होता है। कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कोई चट्टान है, आप उसकी उम्र ज्ञात कर रहे हो, उसका हाफ लाइफ पता कर रहे हो, और हाफ लाइफ में पहुंचने में कितना टाइम बचा है इस आधार पर उसका चट्टान पता चलेगी। तो अब क्या होता है कि उसमें ऐसा होता है कि कभी कभी ना उसमें ऐड भी होते रहते हैं, कार्बन 14 जो है उसकी मात्रा जुड़ती भी रहती है, मतलब लॉस भी हो रहा है। जैसे मान लीजिए 100 रुपया मैंने आपको दिया, अब 20 रुपया क्या हुआ कि आपने मुझको वापस कर दिया, तो आपके पास केवल 80 रुपये बचे ना, आपके पास 100 रुपये बचे नहीं। मैं उस आधार पर आपसे कोई काम कहूँ कि 100 रुपये का कोई चीज़ ले आओ, तो आप नहीं ला सकते ना। तो कुल मिला के थोड़ा सा विवादों में रहता है, लेकिन फिलहाल आप जानते हो कि कोई भी रेडियो एक्टिव तत्व होता है तो वो इतना स्टेबल नहीं होता, लेकिन हमें कहीं ना कहीं एक ठीक ठाक जानकारी देने में सक्षम है। सो संतुलन की अवस्था प्राप्त करना मुश्किल होता है कार्बन 14 के लिए, और ऐसा माना जाता है कि प्राणियों की मृत्यु के बाद ये कार्बन अवशोषण करते हैं और अस्थिर रेडियो एक्टिव तत्व धीरे धीरे
क्षय होने लगते हैं, मतलब इसमें रेडियो एक्टिव जो आपका तत्व होता है वो आपका धीरे धीरे डिग्रेड होने लगता है। कार्बन 14 के आधार पर डेट की गणना पुरातात्विक जो नमूने होते हैं उसको प्राप्त करने के लिए आज भी किया जाता है। जैसे कि मैंने भारत में हड़प्पा के सभ्यताओं की बात की या फिर कुछ अन्य सभ्यताओं की बात की, ठीक है, तो उनकी जानकारी हमें भी कार्बन रेटिंग से ही प्राप्त हुई है। कार्बन रेटिंग रेडियो एक्टिव जो है आपका अब थोड़ा सा अपग्रेड हो चुका है, कार्बन 16 कार्बन 18 की रेटिंग भी आ चुकी है। भूमध्य सागर के तट पर विनाशकारी सुनामी की तिथि जो आपका निर्धारण है वैज्ञानिकों के द्वारा कार्बन डेटिंग के द्वारा ही की गई थी। अभी जो कार्बन 14 है तो इसमें ह्रास का दर या फिर इसको इंग्लिश में बोलेंगे लैप्स रेट, मतलब कोई भी चीज़ कितना तेज़ी से गिर रही है उसको लैप्स रेट बोलते हैं। तो उसमें आपका जो अर्ध आयु की गणना है, मतलब हाफ लाइफ है, मैंने पहले बताया ये आपका इसेंट्रिसिटी इसमें होती है, या फिर कह लीजिए कि जैसे आप जानते हो ना कि लॉग का ग्राफ होता है, लॉगरिथम का ग्राफ होता है, तो लॉगरिथम ग्राफ का उल्टा अगर आप बात करेंगे तो आपका आपका एसेंट्रिसिटी का ग्राफ मिल जाएगा, तो उसके आधार पे आपका ये डिग्रेड होना शुरू होता है। और अनंत काल पर अगर टाइम के बेसिस पे हम बात करें तो वहाँ पे जाकर के ये क्या होता है, वो चेंज होते होते वो आपका जीरो पे पहुँच जाता है। तो यहाँ पे 5730 प्लस माइनस 40 वर्ष जो है वो आपका कार्बन 14 की आधी आयु मानी जाती है, मतलब कि 5730 साल जो है ये इसकी हाफ लाइफ मानी जाती है। मतलब इतनी पुरानी चीज़ों को एकदम सटीक तरीके से हम उसके आयु की गणना कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे एक फार्मूला लिखा है, कार्बन 614 जो है वो जब डिग्रेड होता है वो चेंज होता है, तो किस में चेंज होता है समझिएगा। नाइट्रोजन 714 में एक इलेक्ट्रॉन इमिट होता है और एक आपका एनर्जी इमिट होती है। तो अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ तो वो आपका रेडियो एक्टिव इलेक्ट्रॉन होता है। अब कार्बन 14 की खोज की बात करें तो मैंने पहले भी आपसे बताया कि फरवरी 1950 में मार्टिन कैमेन और सैम रूबेल के कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय रेडियन प्रयोगशाला में किया गया था। कार्बन 14 की खोज मैं बता रहा हूँ। कार्बन डेटिंग या फिर कार्बन रेटिंग जो भी कहना चाहें आप, तो कार्बन डेटिंग जो है वो आपका बाद में खोजा गया, 9 साल बाद खोजा गया। लेकिन कार्बन 14 कोई भी तत्व है, इस तरह की कोई भी चीज़ पाई जाती है, उसको खोजने वाले 1940 में मार्टिन कैमेन और सैम रूबेन थे, जो कि कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय रेडिएशन प्रयोगशाला में खोजा गया था। बर्कले प्रयोगशाला बर्कले में किया गया था, ठीक है, ये बर्कले स्थान का नाम है। जब कार्बन का अंश पृथ्वी पर दबा होता है तब कार्बन 14 जो है का रेडियो धर्मिता का ह्रास होने लगता है। कहने का मतलब है कि अगर पृथ्वी के सतह के ऊपर है तो कार्बन 14 मेंटेन रहता है, लेकिन अगर पृथ्वी के सतह के नीचे दब गया है तो उस कार्बन 14 जो रेडियो एक्टिव तत्व होता है वो धीरे धीरे वहाँ से लैप्स होने लगता है, धीरे धीरे डिग्रेड होने लगता है, धीरे धीरे आपका वहाँ से खत्म होने लगता है। और इसी को हम फायदे के रूप में देखते हैं जब हम उसकी डेटिंग को यूज़ करते हैं। पर कार्बन के दूसरे जो समस्थानिक होते हैं वो वायुमंडल के संपर्क विच्छेद करके कार्बन डाइऑक्साइड न बनने के कारण उसके आपस में अनुपात में अंतर हो जाता है। कहने का मतलब देखिए, समझिएगा यहाँ से अन्य समस्थानिकों की बात क्या, मतलब कि समान स्थान पीरियोडिक टेबल में रखने वाले, मतलब कार्बन 6 भी, कार्बन 12, कार्बन 14, कार्बन इसके साथ साथ आपका 16, कार्बन 18, तो कार्बन 14 की मात्रा जो है वो आपका घटती बढ़ती रहती, बढ़ती तो नहीं है फिलहाल, अगर बढ़ता तो बहुत कम ही रेयर किस में है, लेकिन जब घटती रहती है। इसके अलावा अगर कार्बन 12 की बात किया जाए तो वो नहीं चेंज होता। तो अब आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए आप दो दोस्त हैं, ए और बी, एक के पास 100 रुपया है, एक के पास 200 रुपया है। अब ये 1:2 का रेशियो हुआ, लेकिन जो 200 रुपया है जिसके पास है उससे मैं 50 रुपया आपसे छीन लूँ तो आपका रेशियो चेंज हो गया कि नहीं हो गया। तो ठीक यही काम आपका कार्बन 12 कार्बन 14 करता है, ठीक है, यही इसी का फायदा हम उठाते हैं। कभी कभी आपसे पूछ सकता है कि किस बेसिस पे आपका इस चीज़ को करते हो, तो समस्थानिकों के अनुपात चेंज होते हैं, उसके आधार पर ही आयु या शताब्दी की गणना की जाती है। अगर थोड़ा सा और डिटेल में समझने की कोशिश करें तो कार्बन 14 जो है आपका है उसके उत्पादन की अधिकतम दर जो होती है 9 से 15 किलोमीटर की भूचुंबकीय ऊंचाइयों पर होती है, किंतु कार्बन 14 पूरे वातावरण में समान रूप से फैला होता है। कहने का मतलब है कि हमारे वातावरण में कार्बन 14 है और ऑक्सीजन के अणुओं के साथ क्रिया करके C14 ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। यह कार्बन डाइऑक्साइड सागर के जल में भी घुल जाता है, मतलब जो आपका ओशियन या फिर सी हैं उनके जलों में भी घुल जाता है। पौधे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड को प्रकाश संश्लेषण के द्वारा प्राप्त करते हैं एवं उनका सेवन कर पाचन के बाद जंतु इसे निष्कासित कर देते हैं। इस तरीके से अगर बात किया जाए तो वातावरण में भी कार्बन का लेन देन चलता रहता है, एक साइकिल चलती रहती है, जिससे जब तक वो जीवित रहते हैं तब तक ये साइकिल चलती है। जैसे ही वो मर जाते हैं या समाप्त हो जाते हैं तो उनके शरीर में जो आपका रेडियोधर्मी बीटा क्षय है उससे लैप्स होने लगता है, धीरे धीरे उस शरीर से कार्बन 14 की मात्रा घटती रहती है। इसी आधार पर उनके अवशेषों के आधार पर यह बात ज्ञात की जा सकती है कि उनकी उम्र क्या होगी। और जैसा मैंने पहले भी बताया कि आपसे हाफ लाइफ ऑफ कार्बन 14 पूछ सकता है, तो 5730 किलोमीटर प्लस माइनस 40 जो आपका मतलब साल की बात करें तो वो आपका अर्ध आयु मानी जाती है। अब जैसे कि काल निर्धारण की जो विधि है कार्बन 14 के द्वारा कैसे की जाती है, इसका उपयोग पुरातत्व जीव विज्ञान के जीव जंतुओं के अवशेषों को जीवन काल बताने के लिए किया जाता है। कार्बन 12 कार्बन 14 के मध्य का अनुपात निकालते हैं। कार्बन के दो स्थिर अरेडियोधर्मी अगर बात किया जाए तो कार्बन 12 कार्बन 13 ये आपका रेडियो एक्टिव नहीं है, ठीक है, इसलिए इनकी मात्रा निश्चित होती है।
और जो आपका रेडियोधर्मी आपका जो समस्थानिक कार्बन 13 है वो आपका अस्थिर होता है। कार्बन 14 का एक निर्धारित मात्रा नमूना 5730 वर्षों के बाद आधी मात्रा हो जाती है। तो इसके गुणांक के आधार पर हम ये पता कर सकते हैं कि कितना पुराना कोई भी चीज़ है। अगर मान लीजिए 1 किलो का कोई भी चीज़ है, आधा किलो का हो गया, तो ये पता चल जाएगा मतलब हाफ लाइफ इसकी आ चुकी है। ऐसा रेडियोधर्मी क्षय के कारण होता है। कार्बन 14 पृथ्वी में बहुत समय पूर्व ही समाप्त हो चुका होता है। यदि सूर्य की जो कॉस्मिक किरणें आती हैं, पृथ्वी के वातावरण के नाइट्रोजन पर प्रभाव से उत्पादन न हुआ हो, तो वहाँ पे क्या होता है, इसका क्षय होता है। और जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि कार्बन की रेटिंग कैसे करते हैं, तो कार्बन की रेटिंग तो आपको समझ में आ गई होगी। अब यूरेनियम डेटिंग की बात करते हैं। तो यूरेनियम डेटिंग जो है आपका आइसोटोपिक डेटिंग का सबसे पुराना तरीका है। ठीक है, यूरेनियम डेटिंग और कार्बन डेटिंग में आपका डिफरेंस है, यहाँ पे मैं समझाऊंगा, जिसमें हम रेडियोधर्मी रासायनिक तत्व यूरेनियम का उपयोग करते हैं और कार्बनिक पदार्थों के आयु का निर्धारण इसके द्वारा किया जाता है। इस तरीके के 3 अलग अलग प्रकार हैं: यूरेनियम यूरेनियम विधि, यूरेनियम थोरियम विधि, यूरेनियम लेड विधि। ठीक है, इसमें यूरेनियम जो लेड विधि है वो आपका सबसे पुरानी विधि है, लेकिन यह सबसे सटीक परिणाम ठीक से देता है। हालांकि इसमें जो जोखिम है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब ये विस्फोटक भी हो सकता है। यूरेनियम विधि की बात करें तो हम यूरेनियम के 2 अलग अलग रेडियोधर्मी आइसोटोप का उपयोग करते हैं: यूरेनियम 234, यूरेनियम 238। यूरेनियम 238 अल्फा और बीटा का क्षय करता है, मतलब उसको लॉस होता है। वो आपका Pb206 बनाता है और एक स्थिर आइसोटोप है। तो जब Pb206 बनाएगा तो उसमें क्या होगा कि वो स्थिर रहेगा। यूरेनियम थोरियम डेटिंग विधि में हम यूरेनियम 234 और थोरियम 230 का उपयोग करते हैं, उनके रेडियो आइसोटोप का उपयोग करते हैं। यूरेनियम लेड विधि की बात किया जाए तो यूरेनियम 238 के क्षय को आपका Pb206 या फिर Pg207 आइसोटोप में शामिल किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि मतलब सारी प्रक्रिया वही है, सेम है जैसे कि कार्बन डेटिंग की थी, लेकिन यहाँ पे यूरेनियम और कुछ अन्य जो रेडियो एक्टिव आपके तत्व हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पे एक विशेष पॉइंट समझते हैं कि कार्बन डेटिंग और यूरेनियम डेटिंग में विशेष अंतर क्या है। तो अलग अलग समस्थानिक डेटिंग विधियाँ हैं। कार्बन डेटिंग और यूरेनियम डेटिंग ऐसे 2 प्रकार की विधियाँ हैं। उनमें से यूरेनियम जो डेटिंग विधि है वो सबसे पुरानी विधि है। कार्बन डेटिंग और यूरेनियम डेटिंग के बीच में महत्वपूर्ण अंतर यह है कि कार्बन डेटिंग कार्बन W के रेडियोधर्मी आइसोटोप का उपयोग करता है। यूरेनियम जो आपका यूरेनियम डेटिंग है वो आपका यूरेनियम का उपयोग करता है, जो कि एक रेडियोधर्मी रासायनिक तत्व है। कहने का बात किया जाए तो अगर रासायनिक तत्व के हिसाब से देखा जाए तो कार्बन तो जो आपका है वो आपका रेडियोधर्मी हमेशा तो नहीं होता, लेकिन उसका एक रेडियोधर्मी छोटा सा आइसोटोप जो है उसका उपयोग करते हैं। लेकिन जो यूरेनियम है वो अपने आप में रेडियोधर्मी आपका रासायनिक तत्व है। अब कार्बन डेटिंग और यूरेनियम डेटिंग की तुलना किया जाए, जैसा मैंने बताया कि यूरेनियम डेटिंग ज़्यादा पुरानी विधि है। जिसे पृथ्वी के उम्र की गणना करनी हो, पृथ्वी के किसी पर्टिकुलर पत्थर के उम्र की गणना करनी हो, तो हम ज़्यादातर यूरेनियम डेटिंग प्रेफर करते हैं। अलग अलग समस्थानिक डेटिंग विधियाँ हैं ये। कार्बन डेटिंग और यूरेनियम डेटिंग ऐसी 2 विधियाँ हैं। उनमें से यूरेनियम डेटिंग आपकी पुरानी विधि हो गई, इसको मैं बता ही दिया। ठीक है, अब उम्मीद करता हूँ कि आपको ये दोनों ही बातें समझ में आ चुकी होंगी, कार्बन डेटिंग यूरेनियम डेटिंग। इसी तरह के वीडियोज़ अगर आप देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। धन्यवाद।